गाइस, जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो पूरी तरह से गैस का बना हुआ है, जिसकी कोई ठोस सरफेस नहीं है, जिसे गैस जायंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पूरे तरह से गैस का बना हुआ है और इस पर उतरना मतलब क्लाउड्स पर पैर रखने जैसा होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि क्लाउड्स पर हम खड़े हो सके, तो क्या हम या फिर कोई भी स्पेस प्रोब इसके एक साइड से घुसकर दूसरे साइड से निकल सकता है? क्योंकि ये पूरी तरह से गैस के क्लाउड्स का बना हुआ है और क्लाउड्स के आर पार तो हम जा ही सकते हैं, तो क्या जुपिटर पर भी ये पॉसिबल है? इसी सवाल के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हम जुपिटर के एक साइड से घुसकर दूसरे साइड से निकल सकते हैं क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जुपिटर के क्लाउड्स टेलीस्कोप से या फिर दूर से किसी स्पेसशिप में बैठकर देखने से काफी खूबसूरत दिखते हैं, पर दोस्तों इसकी खूबसूरती से धोखा मत खा जाना। ये देखने में जितने सुंदर है, असलियत में उतने ही खतरनाक हैं। अब दोस्तों, इसमें कूदकर इसे पार करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या वाकई में हम इसके आर पार जा सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इसी को जानने के लिए कि आखिर जुपिटर की गहराइयों में क्या है, नासा ने साल 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को भेजा था जुपिटर के पास। ये स्पेसक्राफ्ट साल 1995 को 6 साल के लंबे सफर के बाद हमसे 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर मौजूद जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट मेनली 2 पार्ट्स में बना था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब यानी लैंडर, जिसे जुपिटर के अंदर गिराया जाने वाला था, जिससे ये पता लगाया जा सके आखिर उसके अंदर है क्या उसकी गहराइयों में कोई ठोस सरफेस है भी या नहीं। और दूसरा पार्ट ऑर्बिटर, जिसे जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर लैंडर के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब यानी कि लैंडर, जो कि टाइटेनियम का बना हुआ था, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिटैच हुआ और कुछ ही समय में जुपिटर के अंदर दाखिल हो गया। करीब 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी लैंडर को खींच रही थी। इस चीज का आइडिया वैज्ञानिकों को पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने इस लैंडर पर पैराशूट लगाया हुआ था, जो कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही खुल गया और लैंडर की स्पीड धीमी हो गई। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही लैंडर वहां की जानकारियां लगातार ऑर्बिटर तक भेजने लगा और ऑर्बिटर उस डेटा को पृथ्वी पर लैंडर द्वारा भेजी गई जानकारियों से ही वैज्ञानिकों को ऐसा बहुत कुछ पता लगा जिसके बारे में उन्हें कभी आइडिया भी नहीं था। लैंडर को जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद ही पता चला कि जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर पूरी तरह से घने क्लाउड्स का बना हुआ है, ऐसा जैसे कि किसी घने धुएं के चैम्बर जैसा, जो कि काफी अलग अलग आकार और दिखने में काफी अजीब है। जुपिटर के ये घने क्लाउड्स अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ, पानी के क्लाउड्स। पर ये पानी जुपिटर पर किसी भी काम का नहीं, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में बारिश तो होती जरूर है, लेकिन थोड़ा और नीचे जाने पर तापमान इतना बढ़ जाता है कि ये बारिश का पानी भाप में बदल जाता है और इन्हीं क्लाउड्स का फिर से हिस्सा बन जाता है, जिससे वो पानी की बूंद ज्यादा गहराई तक जा ही नहीं पाती और ऊपरी एटमॉस्फेयर से ही गायब हो जाती हैं। जब लैंडर जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल को पार करके यानी क्लाउड्स को पार करके थोड़ा और नीचे पहुंचता है, तो वहां का नजारा सभी को हैरानी में डाल देता है, क्योंकि ऊपरी क्लाउड्स के खत्म होते ही एक खाली स्थान नजर आता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस गैस जायंट में कोई खाली स्पेस भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो भी मिशन भेजा गया था वे सभी फ्लाई बाई स्पेसक्राफ्ट थे जो जुपिटर को दूर से ही ऑर्बिट किए थे। वैज्ञानिकों ने अभी तक जुपिटर के ऊपरी एटमॉस्फेयर को बाहर से ही स्टडी किया था, जो दिखने में जेट धाराओं जैसी दिखती थी, यानी यहाँ पर लगातार चलते हुए तूफानी बादल ही दिखते थे। इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसमें कोई खाली स्पेस भी हो सकता है। ये वही खाली स्पेस होते हैं जिसमें बारिश होती है। ये बारिश के पानी भाप में बदल कर ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस खाली स्पेस को पार कर जब लैंडर नीचे के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ा, करीब 156 किलोमीटर की गहराई तक, वहां तक भी लैंडर को कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला। पर ये लैंडर और कुछ ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाता। इससे पहले ही करीब 160 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद टेम्परेचर और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऑर्बिटर जो जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा था, उससे लैंडर का कांटेक्ट टूट गया। सिग्नल बंद होने के बाद अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण लैंडर पिघलकर भाप बन गया और जुपिटर के बादलों में ही समा गया।
इतनी गहराई में जाने के बाद भी वैज्ञानिकों को जो जानकारी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। गैलीलियो मिशन के बाद वैज्ञानिकों को और गहराई में क्या और गहराई में कोई सॉलिड सरफेस है कि नहीं उसे जानना था। आखिरकार साल 2011 में वैज्ञानिकों ने एक मिशन लॉन्च किया, जूनो स्पेसक्राफ्ट, जिसका मुख्य काम था जुपिटर के कंपोजिशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोलर मैग्नेटिक फील्ड और कोर को स्टडी करना था। 5 जुलाई 2016 को जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा। जूनो स्पेसक्राफ्ट में गैलीलियो की तरह कोई लैंडर नहीं लगाया गया था। इसे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर न करा के, बल्कि इसे बस जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर उसे स्टडी करना था। जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भेजे गए डेटा से हमें ये पता चला कि असल में जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं, बल्कि इसके बीच में एक लिक्विड कोर है जिसका तापमान करीब 9700 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि हाइड्रोजन के एटम नॉर्मल से अलग लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं, जिसे मेटेलिक हाइड्रोजन कहा जाता है। जूनो ने यह साबित कर दिया कि जुपिटर गैस का एक विशालकाय ग्रह है। अब दोस्तों, जब हम जान चुके हैं इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, तो क्या हम किसी स्पेशल स्पेस सूट को पहनकर इसमें कूदकर इसे पार कर सकते हैं? वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम इसका आधा हिस्सा ही पार करें उससे पहले ही विलुप्त हो जाएंगे, चाहे जितना मर्जी इक्विपमेंट के साथ जाएं, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2.4 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए अगर हम जुपिटर के क्लाउड्स में डाइव मारते हैं तो हम उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके एटमॉस्फेयर में गिरेंगे। अब इतनी स्पीड ह्यूमन कभी हैंडल ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम इस स्पीड से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो वो फोर्स इतना ज्यादा होगा कि हमारी सारी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। और जैसे ही हम 250 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो 300 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही हवाएं हमें बॉल की तरह उछाल के फेंक देंगे। अब इतना हाई प्रेशर हमारे अर्थ की सबसे डीपेस्ट डाइविंग सबमरीन यानी ट्राइस्ट सबमरीन के साथ ही झेल सकते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्शन भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि ट्राइस्ट सबमरीन भी इससे ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएगी। एक बार जब हम 4000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे तब टेम्परेचर 6100 फ़ारेनहाइट जितना होगा, जो कि यूनिवर्स के सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल यानी टंगस्टन को भी पिघलाने जितना होगा, जिसकी वजह से ट्राइस्ट सबमरीन भी हमारा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। अब इस लिहाज से देखा जाए तो गैस के बने होने के बाद भी इसे कोई पार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब यूनिवर्स का अब तक का खोजा गया सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल जब इसे पार नहीं कर सकता, तो हम इंसानों की क्या औकात। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।